दोस्तों तनिष्क कंपनी जिसके ओनर खुद रतन टाटा है, जिस कंपनी ने लास्ट ईयर 24,313 करोड़ की सेल्स की, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जब भी या फिर हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है मार्केट में। लेकिन इस कंपनी ने ये कंपनी तनिष्क जब स्टार्ट हुई थी तब कोई भी प्लानिंग नहीं की गई थी, बल्कि इसको तो ऐसे ही स्टार्ट कर दिया गया था, बिना मार्केट बिना प्लानिंग के। और उसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे जान लो कि ऐसा नहीं था कि ये टाटा की कंपनी है तो भाई इसने आते ही मार्केट में जो है प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया था। प्रॉफिट तो छोड़ो, इसकी सेल्स भी ठीक से नहीं हो रही थी, बल्कि पूरे 5 साल तक ये घाटे में रही। लेकिन 2000 में ईयर 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये तनिष्क कंपनी आज इंडियन मार्केट की, इंडियन ज्वेलरी मार्केट की नंबर 1 कंपनी बनी है। तो चलो जानते हैं कि आखिर तनिष्क ने आखिर ईयर 2000 में ऐसा क्या किया जिसके बाद ये कंपनी इंडियन ज्वेलरी मार्केट की सब नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। आज की इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आखिर तनिष्क कंपनी की स्टार्टिंग हुई कैसे थी। दरअसल तनिष्क कंपनी जो है वो टाइटन कंपनी की एक डिवीजन कंपनी है। अब आप सबको पता होगा कि टाइटन जो कंपनी है वो घड़ी बनाती है, तो जो घड़ी बनाती है उसकी इक्विपमेंट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करती थी, जिसके लिए उसे डॉलर की जरूरत पड़ती थी। अब डॉलर की जरूरत पड़ती थी वो गवर्नमेंट से ले लेती थी, जिससे गवर्नमेंट से भी उसे इजीली मिल जाता था। लेकिन 1990 में कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिका और इराक की लड़ाई हो गई कुवैत को लेकर, जिसके वजह से ऑयल के जो रेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा हाई पे चले गए, यानी ऑयल के जो दाम थे वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले गए। अब उसके वजह से क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट भी जो है वो भी बाहर से इंपोर्ट करती थी ऑयल, तो उसके पास ही डॉलर कम पड़ने लगे। अब उसने जो है इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया सारी इंडस्ट्री वालों को कि भाई अगर तुम्हें भी डॉलर की ज़रूरत पड़े तो तुम खुद ही अरेंज कर लेना, इस बार हमारे पास जो है डॉलर लेने के लिए मत आना ऐसा। तो इसके बाद क्या हुआ कि टाइटन कंपनी को ये बात की टेंशन हो गई। क्यों? क्योंकि वो सारी अपने जो इक्विपमेंट्स थे घड़ी बनाने के लिए जो यूज़ करते थे वो सारे बाहर से इंपोर्ट करते थे और उसके लिए उन्हें डॉलर की ज़रूरत थी। तो अब वो क्या करें? तो उसके लिए उन्होंने एक बात नोटिस की कि वेस्ट में कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे जो घड़ी बेचने वाली जो कंपनी है वो उसके साथ साथ ज्वेलरी भी बेचती है। तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, हम भी ज्वेलरी बनाना शुरू करते हैं और उसको भी हम बेच देते हैं। अब वो जो ज्वेलरी हम बेचेंगे वो जो है हम यूरोप में बेचेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास, हम वहाँ बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर आ जाएगी और जो डॉलर आएगी उसको हम यूज़ कर लेंगे घड़ी के इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए। तो, तो उस डॉलर के जुगाड़ के लिए ये तनिष्क कंपनी को स्टार्ट किया गया था। तो ये था कारण कि तनिष्क कंपनी को क्यों बिना प्लानिंग के या बिना किसी रिसर्च के स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन 1991 में इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आने लगी, तो उससे क्या हुआ कि सरकार के पास जो है डॉलर्स भी आने लगे और वो जो ऑयल का जो कॉन्सेप्ट था, ऑयल का जो मतलब प्रॉब्लम हुआ था वो भी जो है धीरे धीरे सॉल्व होने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार के पास अब जो है डॉलर जो है बहुत सारे आने लगे। तो गवर्नमेंट ने उससे टाइटन से कहा कि अब आप चाहो तो ये तनिष्क कंपनी जो आप बंद कर सकते हो, हमारे पास डॉलर आ चुके हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब तनिष्क ने जो है वो सारी की सारी फैक्ट्रीज उसने लगाई थी और उसने दुकानें भी शुरू कर दी थी। तनिष्क ने एक नई चीज़ की कि अब वो जो ज्वेलरी है वो इंडियन मार्केट में भी बेचेंगे। तो जिसके लिए उन्होंने 1996 में उन्होंने अपनी पहली शॉप जो है इंडिया में ओपन की। अब उसमें क्या हुआ कि 1996 से लेकर 2000 तक, यानी कि पूरे 5 साल तक उसको लॉस पे लॉस हुए। अब उसके पीछे रीजन पता लगाया गया कि आखिर रीजन है क्या, लॉस होने का कारण क्या है। लॉस होने का कारण ये था कि सबसे पहले तो तनिष्क जो है वो नई नई कंपनी आई थी मार्केट में जिसको किसी का भी पता नहीं था। दूसरी चीज, ये कंपनी जो थी तनिष्क कंपनी वो इंडिया की पहली ऐसी ज्वेलरी रिटेल मार्केट में कंपनी थी जिसने ये ब्रांड बनाया था एक, मतलब ज्वेलरी मार्केट जो था वो पहले ऐसा नहीं था कि कोई ब्रांड आई थी। ये तनिष्क जो थी ये सबसे पहली कंपनी थी इंडियन मार्केट में जिसने ज्वेलरी मार्केट में जो है इसने एक ब्रांड बनाया था। तो इसीलिए उसके पास भाई कौन जाए। ये सारी दिक्कतों की वजह से पूरे 2000 आने तक तनिष्क कंपनी के पास पूरे 150 करोड़ का घाटा इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद प्लानिंग तो ये हो गई थी कि तनिष्क कंपनी एक काम करते हैं, अब बंद कर देते हैं क्योंकि ये चल तो रही नहीं है। लेकिन ये कारण पता लगाया गया कि आखिर हमारी कंपनी जो है वो चल क्यों नहीं रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। तो रीजन पता करने के लिए ये लोग ने एक बार मार्केट में देखने गए। तो रीजन ये निकला, दो रीजन बड़े बड़े निकले। पहला रीजन ये था
कि इंडिया में चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल है, किसी की वेडिंग भी क्यों ना हो, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने ट्रेडिशनल यानी अपने जो है पहचान वाले से वो ज्वेलरी खरीदने जाते थे। तो तनिष्क जो थी वो नई नई कंपनी आई थी, तो उसको तो कोई जानता नहीं था, तो भाई उनके पास कोई कैसे जाए। दूसरा रीजन ये था कि जब वो तनिष्क वाले जब यूरोप में जब बनाते थे तो वो 18 कैरेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन 18 कैरेट जो थी वो इंडिया में चलती नहीं थी, उन्हें चाहिए 22 कैरेट का, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है हमें डिज़ाइन वगैरह से मतलब नहीं, हमें गोल्ड से मतलब है। तब जाके तनिष्क की बात समझ में आई कि इंडिया वालों को जो है कोई डिज़ाइन से मतलब नहीं है, बल्कि उन्हें जो है उन्हें तो गोल्ड चाहिए। तो उसके लिए तनिष्क कंपनी ने अपने जो कंपनी थी उस कंपनी में उसने टोटल 3 चेंजेस किए, जिसके वजह से जो लॉस में जो कंपनी जा रही थी तनिष्क कंपनी, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए। तो देखते हैं कि आखिर वो 3 रीजन जो है, 3 जो उसने चेंजेस किए अपने कंपनी में क्या किए। सबसे पहला चेंज उसने ये किया कि जो भी तनिष्क में जो भी ज्वेलरीज थी, वो ज्वेलरी में जो प्राइस टैग लगा हुआ था उसके साथ उसने ये बताना शुरू किया कि भाई देखो इसमें जो है इतना ग्राम सोना आता है, इसमें इतना जो है सोना है, इतना उसकी क्वालिटी है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताना शुरू की। दूसरी चीज़ उसने ये बताई कि एक उसने कैरेट मीटर करके एक मशीन लेकर आई और उसने अपने शॉप में रखा, और उसके बाद जो है पेपर वगैरह में एड्स दे दिए कि भाई हमारे पास एक कैरेट मीटर करके मशीन है, उसका काम क्या है कि ज्वेलरी की एक्यूरेसी यानी कि शुद्धता को जांच करना। तो अब आपके पास जो भी ज्वेलरी वगैरह होगी वो आप फ्री में आओ हमारे यहाँ पे, ठीक है, फ्री में आप आओ और फ्री में चेक करवा के लेके जाओ कि भाई आपके पास जो ज्वेलरी है उसकी एक्यूरेसी कैसी है। तो इंडिया में जैसे ही फ्री का नाम सुना सब लोग एकदम पहुंच गए वहां पे। तो तनिष्क में एकदम भीड़ लग गई कि भाई हमारी जो है ज्वेलरी चेक करके बताओ। अब उसमें 50 to 60% केस ऐसे निकल गए जिसमें जो उनकी जो ज्वेलरी मिली थी उसका जो उसकी जो एक्यूरेसी थी यानी जो उसकी शुद्धता थी वो बरोबर नहीं थी। अब जो इंडिया वाले थे वो सबको समझ में आया कि अरे यार हमारे साथ तो कुछ अलग ही हो गया, फ्रॉड टाइप में हो गया कि भाई हमने जो मतलब जो ज्वेलरी ली थी वो तो यार उसकी शुद्धता ही बरोबर नहीं है। अब तीसरी जो स्ट्रेटेजी जो तनिष्क ने लगाई वो ये थी कि जैसे ही आप कैरेटोमीटर के सामने जाके मतलब जो भी वो मशीन थी उसके पास आप जो है अपनी ज्वेलरी जो है वो जांच करवाओगे, उसके बाद अगर वो ज्वेलरी जो है वो अगर 16-17 कैरेट की निकली तो वो आपकी गलती है, लेकिन अगर वो ज्वेलरी जो है 20 कैरेट की अगर निकलती है तो आप एक काम करो कि आप 22 कैरेट का कोई भी जो ज्वेलरी है वो आप हमारे यहाँ से लेके जाओ और 20 कैरेट का हमको देके जाओ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेकिंग के चार्जेस लेंगे बस। मतलब ऐसा था कि आप जो है 20 कैरेट की ज्वेलरी जो है हमें देके जाओ और 22 कैरेट की ज्वेलरी देकर जाओ। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि भाई आगे ये ज्वेलरी वाले जो है ये जो तनिष्क वाले हैं ये अपने जेब से 2-2 क्यों कैरेट बांट रहे हैं भाई, उसमें लॉस नहीं होगा वो लोग का। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैसा होता है कि ज्वेलरी मार्केट में जो है जब एक बार जो कस्टमर जो बन जाता है वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए बन जाता है। अभी जैसे आप ऐसे एग्जांपल से समझो कि अगर आपको कोई ज्वेलरी खरीदनी होती है तो आप उसी के पास जाते हो जिसकी आपकी बरसों से पहचान है, मतलब जिसकी पहचान आपके पापा से भी आपके दादाजी से भी है, तो आप उसके पास जाते हो, यानी कि पीढ़ी के लिए आपके पास वो जो ज्वेलरी वाले के पास जो आपका जो कस्टमर था वो बन जाएगा। वैसे ही तनिष्क ने बोला कि हम एक काम करते हैं अभी लॉस में ही सही कम से कम कस्टमर एक बार आने तो दो, एक बार जब कस्टमर आने लगेगा और उसका ट्रस्ट जब यहाँ पे बन जाएगा तो वो सालों सालों के लिए जो है हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा और हमसे ही जो है प्रोडक्ट लेगा। इसकी वजह से जो है उसने 2-2 कैरेट जो अपने जेब से बांटे कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप 20 कैरेट जो है देके जाओ और 22 कैरेट जो है लेके जाओ। अब आपको एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग जो है मुझे जरूर बताना कमेंट सेशन में कि मुझे जो है इस टॉपिक पे या फिर इस कंपनी के ऊपर जो है मुझे वीडियो चाहिए, मैं जरूर बनाऊंगा। उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, और इस वीडियो अगर पसंद आई हो अभी तक तो उसको लाइक कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं तनिष्क का क्या हुआ। तो तनिष्क का ये हुआ जब इसने 3 चेंजेस ये सारे किए तो उसके बाद जो है प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अब प्रॉफिट आना जैसे ही शुरू हुआ उसके बाद तनिष्क ने डिसाइड किया कि अब जो है इस कंपनी को आगे बढ़ाएंगे, इस कंपनी को और भी ज्यादा स्प्रेड करेंगे। अब उसके लिए उसने क्या किया, उसके लिए उसने फ्रेंचाइजी मॉडल चालू किया। फ्रेंचाइजी मतलब ऐसे समझो कि आपने कोई अपनी शॉप बनाई, मैं एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ कि आपने एक रेस्टोरेंट बनाया, ठीक है, आपकी रेस्टोरेंट जो वो प्रॉफिट में हो गई है अभी, ठीक है, आपकी अच्छी खासी सेल्स हो रही है उस रेस्टोरेंट से, तो आप क्या करेंगे, आप अपने नाम को यूज करेंगे, ठीक है, मतलब आपका एक रेस्टोरेंट है तो उस रेस्टोरेंट के नाम को आप यूज करेंगे और वो नाम जो है आप किसी और जो है किसी और व्यक्ति को आप दोगे
वो जो है आपके नाम पे जो है रेस्टोरेंट चलाएगा, और उसके लिए जो है वो आपको कुछ रॉयल्टी देगा या फिर कुछ भी अमाउंट वो आपको पे करेगा, फ्रेंचाइजी फी वगैरह ऐसे। तो उन्होंने वैसे फ्रेंचाइजी जो है स्टार्ट किया। अब इसमें जो है आपको अगर डिटेल में जानना है कि आखिर फ्रेंचाइजी मेथड काम कैसे करती है, उसके लिए आप मुझे कमेंट सेशन में बताना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर फ्रेंचाइजी मेथड से क्या हुआ। उसने क्या किया तनिष्क ने कि 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के उसने शोरूम और जो शॉप थी वो बनाना शुरू किया, और उसमें जो है सबको जो है फ्रेंचाइजी देना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ नोटिस की कि भाई जो छोटा छोटा है वो सारे तो चल रहे बढ़िया से, अब एक काम करेगा कुछ बड़े लेवल पे बना के रखे, कुछ बड़ा शोरूम बना के देखे। तो उन्होंने उसके लिए चेन्नई में ईयर 2010 में उन्होंने एक मेगा शोरूम लॉन्च किया चेन्नई के अंदर, ठीक है, जो कि टोटल 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया में था वो। तो वहाँ पे भी जो है सेल्स बहुत बढ़िया हो गई। अब इसी सेल्स को देखते हुए उसने क्या किया कि मुंबई अंधेरी में उसने 25,000 स्क्वायर फीट का एक और जो है मेगा शोरूम लॉन्च कर दिया। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए तनिष्क ने एक बात नोटिस की कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अब इतनी सारी चीज़ें कर दी गई है तो भैया अब हमको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए अब हम वो किसको लेकर आए, तो उन्होंने क्या किया मार्केटिंग के लिए काजोल को बुलाया, ठीक है। फिर दूसरा जो ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने बनाया वो अमिताभ बच्चन को बनाया, और अभी जो है उनका जो तनिष्क है उनका ब्रांड एम्बेसडर जो तनिष्क का है वो है दीपिका पादुकोण, ठीक है। तो उन्होंने अभी करंट के लिए दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। अच्छा, और इसके साथ साथ आप एक और चीज़ जान लो कि जो पद्मावत में और जो जोधा अकबर फिल्म में ये जो फिल्में थी इसमें जो ज्वेलरी काम में ली गई थी, ये भी सारी की सारी जो थी ये तनिष्क की थी। इन्होंने मार्केटिंग के नाम पे जो है उनको भी दिया था ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसने सेल्स कैसे की, क्योंकि यही सेल्स की वजह से तो आप लोग इस वीडियो में आए थे कि मतलब भाई इस तनिष्क ने जो है आखिर 24,313 करोड़ का लास्ट ईयर सेल्स कैसे किया। तो सेल्स की बात करते हैं। सेल्स के इसने क्या किया, जिसके लिए उसने एक स्कीम लॉन्च की, कौन सी, गोल्डन हार्वेस्ट करके। उसने क्या देखा कि मिडिल क्लास जो फैमिली है उनके अगर 1,20,000 का अगर उन्हें सोना लेना पड़ता था तो 1,20,000 रुपये डायरेक्टली इकट्ठे तो जमा हो नहीं पाते थे। तो अब क्या करें, तो तनिष्क ने इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक सोल्यूशन निकाला कि आप एक काम करो, आप 10-10 हज़ार रुपये करके आप हर महीने पैसे हमारे यहाँ जमा करवाओ। उसके बाद 12वें महीने का जो पैसा होगा वो हम अपनी जेब से देंगे। मतलब आप 11 महीने तक आप 10-10 हज़ार रुपये करके पे करो, 12वें महीने की जो पैसे है वो आपको पे करने की जरूरत नहीं, उसके बाद जो आप अपनी ज्वेलरी जो है लेके जाओ। अच्छा, दूसरी इन्होंने एक चीज नोटिस की कि इन्होंने तनिष्क के अलग अलग ब्रांड बनाए। तनिष्क के अलग अलग ब्रांड बनाने का मतलब क्या था कि इन्होंने देखा कि मिडिल क्लास को कोई और ब्रांड पसंद आ रहा है, लोअर मिडिल क्लास को कुछ और चाहिए, वर्किंग क्लास के लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। जो सबसे ज़्यादा जो ज्वेलरी जो काम में ली जाती है वो वेडिंग में काम में ली जाती है, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग ब्रांड बनाया। उसके साथ साथ जो रिच लोग थे उनके लिए उन्होंने कहा कि मतलब हमें जो है लग्जरी ब्रांड चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए भी एक लग्जरी ब्रांड लॉन्च किया। अब कौन कौन से ब्रांड थे वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि तनिष्क जो है वो मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है जो वर्किंग क्लास में जो है वर्किंग क्लास वालों को कैसा कि वो लोग अभी 5-5 लाख 10-10 लाख का सेट तो पहन के जाएंगे नहीं, ऑफिस वगैरह उनको जाना रहता है। तो उसके लिए उन्होंने एक ब्रांड लॉन्च किया मिया करके, मिया कलेक्शन। तो उसमें क्या था कि 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के छोटे छोटे जो ज्वेलरी के सेट आते थे जो कि वर्किंग क्लास वाले पहन के जा सकते थे। उसके बाद रिच पीपल ने कहा कि भाई हमें जो है हमें सारी दुनिया तो भाई ये तनिष्क यूज कर रही है, मिया यूज कर रही है, तो हमें जो है लग्जरी ब्रांड चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जोया ब्रांड करके लॉन्च किया जो कि है जोया कलेक्शन करके। तो उसमें जो है लग्जरी ब्रांड लेते थे जिसकी रेटें जो है वो 50,000 75,000 रुपये से चालू होती थी। उसके बाद उन्होंने सबसे मेन चीज जो नोटिस की वो ये थी कि आखिर सबसे ज्यादा मेन चीज क्या है, मतलब जो ज्वेलरी जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल की जाती है। तो उन्होंने एक चीज देखा कि वहां पे जो है ज्वेलरी जो है इंडियन मार्केट में शादी में बहुत ज्यादा यूज की जाती है, वेडिंग्स में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो उसके लिए उन्होंने एक बात देखा कि भाई जो गुजराती दुल्हन है वो अलग रहती है, मतलब उनका जो ज्वेलरी का सेट है वो अलग रहता है। इंडियंस के मतलब जो मराठी रहते हैं उनका अलग रहता है, तमिलनाडु में अलग यूज होता है और केरला में अलग यूज होता है। तो उन्होंने ये सब देखते हुए उन्होंने एक और कलेक्शन लॉन्च किया जिसका नाम था रीवा। अब इसमें क्या था, उन्होंने अलग अलग रीजन के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से उन्होंने एक सेट बनाया कि भाई गुजराती दुल्हन के लिए ये वाला सेट, उसके बाद जो तमिलनाडु है वहाँ की दुल्हन के लिए ये वाला सेट। मतलब उन्होंने अलग अलग जो है सेट जो है उन्होंने लॉन्च किया जो रीजन थे और जो बाकी के जो कल्चर थे उसके हिसाब से।
अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो तनिष्क पे जो एक ही तरह के जो कस्टमर आ रहे थे, उसके बाद सारे रीजन से और सारे कल्चर से जो है वो सारे के सारे कस्टमर आने लगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि आखिर तनिष्क ने इतना सारी चीजें की, लेकिन उसमें एक और चीज आप जानो कि ज्वेलरी जो है वो बनाता कौन है, आखिर एम्प्लॉय बनाएगा, ठीक है। वहाँ की जो भी शोरूम रहेगी या फिर जो भी कंपनी रहेगी उसको एम्प्लॉय संभालता है। तो उसको उसने क्या बेनिफिट्स दिए कि ज्वेलरी मार्केट में जो तनिष्क के जो एम्प्लॉय है वो जल्दी उनको छोड़ के जाते नहीं है। तो रतन टाटा ने एक बात नोटिस की कि उन्हें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब वो ज्वेलरी जब बनाते हैं। तब क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम्स ये थी एम्प्लॉय के साथ कि जब वो बैठते थे, मतलब जहाँ पे जिस एरिया में वो लोग बैठ के बनाते थे ज्वेलरी, तो उसमें क्या था कि उन्हें जो है टेबल जो है प्रॉपर नहीं दी जाती थी, एसी कंडीशन वगैरह नहीं रहता था, मतलब ऐसे ही नॉर्मली बैठ के वो बनाते थे। और उसके बाद जो उन्हें एक चेयर नॉर्मल सी दे दी जाती थी बैठने के लिए, जिसकी वजह से उन्हें क्या था कि वो जब ऐसे बनाते थे तो उस समय जो होता था उनके गर्दन में प्रॉब्लम होती थी, तो बैंक और भी प्रॉब्लम्स होती थी, इंश्योरेंस की प्रॉब्लम होती थी, कैंटीन की प्रॉब्लम होती थी। ये सारी चीज़ों को देखते हुए रतन टाटा ने एक पार्क लॉन्च किया, कारीगर पार्क करके। इसमें क्या था, इसमें जो है उन्होंने सारे एम्प्लॉय के लिए कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, जैसे कि इंश्योरेंस उन्होंने प्रोवाइड किया कि अगर आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत होगी तो हमें ज़रूर बताना, लोन्स की ज़रूरत होगी तो बताना। उसके साथ साथ बैंक में खाते खुलवाए गए वो लोग के लिए, कैंटीन की सुविधा दी गई वहाँ पे। तो वहाँ पे कैंटीन की सुविधा में भी एक अलग सुविधा दी गई, जिसमें अलग अलग लोगों के हिसाब से, मतलब बंगाल के हिसाब से, गुजरात के हिसाब से अलग अलग शेफ रखे गए कि भाई सबको अपने अपने पसंद का जो है खाना दो। ओके, उसके बाद जो है उन्होंने एक और चीज़ देखा कि यहाँ पे जो है हम फैसिलिटी तो दे रहे हैं लेकिन हमें और भी फैसिलिटी देनी चाहिए। एम्प्लॉय के लिए सिटिंग अरेंजमेंट चालू किया, मतलब उन्होंने एक अच्छी खासी चेयर दी उन्हें, जिसकी वजह से जो उन्हें गर्दन में प्रॉब्लम होती थी वो उनको नहीं होती थी। उसके बाद उन्होंने रोबोट्स लगाए। उसके बाद जो है उन्होंने मशीनरी प्रोवाइड्स की ताकि उनको जो है काम करने में और ज़्यादा ईजी हो। अब इतनी सारी चीज़ें देने के बाद क्या होगा, सेल्स कैसे नहीं बढ़ती, अब आप ही समझो, मैं आपको बताता हूँ। इतनी सारी जब आपने फैसिलिटी दे दी है, मतलब जो चीज़ आपको बाहर से लानी पड़ती है, मतलब आप ऐसे समझो ना कि जब आप कोई काम करने बैठते हो तो आपको कोई ना कोई चीज़ आप कभी ना कभी भूल जाते हो कि यार ये चीज़ें जो है मैंने लाना भूल गया, तो मैं वापस से वो लेकर आता हूँ, उसकी वजह से टाइम कितना वेस्ट हो जाता है। यही चीज़ वहाँ पे भी हो रही थी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए रतन टाटा ने क्या किया, सारी चीज़ें एक ही जगह पर प्रोवाइड कर दी। अब क्या हुआ, इससे स्पीड बढ़ गई। उसके बाद मशीनरी थी, तो मशीनरी की वजह से क्या हुआ, जो काम ये लोग हाथ से करते थे वो अब मशीन पे आ गया। तो जो भी 19-20 का जो भी फर्क होता था, मतलब मान लो एक ज्वेलरी जो 18 कैरेट की बन गई तो दूसरे ज्वेलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता था। तो अब मशीन पे सारी चीज़ आ गई तो अब कोई भी मिस्टेक नहीं होती थी। उसके बाद जो इनकी स्पीड थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से जो ज्वेलरी मार्केट में, मतलब आप दूसरे ज्वेलरी मार्केट में देखने जाओगे ना तो वहाँ पे जो होता था, दूसरे इंडस्ट्री में जो वेस्टेज होता था वो 5% के लगभग 5 to 6% वेस्टेज होता था। लेकिन अगर हम तनिष्क की बात करें तो तनिष्क में सिर्फ और सिर्फ 0.5% का वेस्टेज होता है। यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा बचाया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो तनिष्क है वो बहुत ज़्यादा हाई पे चला गया। और आज अगर हम बात करें तो इंडिया में तनिष्क में, यानी कि इंडिया में ज्वेलरी मार्केट में तनिष्क जो है नंबर 1 कंपनी बना है ज्वेलरी मार्केट में पूरे। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक तो करोगे अगर आपको पसंद आया तो। उसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा बहुत सारी कंपनी है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं कि दूसरी भी कंपनी है, जैसे कि इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है या फिर बिजनेस कैसे फेल किए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो आपको अगर ये सारी चीज़ या फिर आपको फाइनेंस के बारे में और भी चीज़ें जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये सारे के ऊपर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और डिटेल वीडियो आपके तक मैं पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।